नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग। अनब्रेकिंग लाइव के इस वीडियो में आपका स्वागत है। बहुत सारे मित्र लोग जुड़े हुए हैं जो इंतजार कर रहे थे। अरविंद त्यागी जी, हसीर अहमद जावेद, दामोदर प्रसाद शर्मा, पंकज वर्मा, सभी को मेरा नमस्कार। आज बात करेंगे नेशनल हेरल्ड की। दरअसल कल ईडी ने जो नेशनल हेरल्ड की परिसंपत्तियां हैं उनको अपने उसमें लिया है और उसका मतलब ये हुआ कि उनमें जो भी किराएदार हैं या जो भी उनमें कॉमर्शियल एक्टिविटी चल रही है, उनकी जो भी प्राप्तियां हैं वो सारी ईडी ही लेगी। खैर, हम उस पर बात नहीं करने वाले हैं। बात करने वाले हैं नेशनल हेरल्ड का केस है क्या। क्या वाकई इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कोई घोटाला किया है? क्या इनको कोई बहुत फायदा मिला है? इन्होंने परिसंपत्तियों से करोड़ों अरबों रुपए बनाए हैं या कुछ और मामला है, सिर्फ टेक्निकल मामला है? इसी को समझने की कोशिश करेंगे। और पहले इसे समझने के लिए जरूरी है यह समझना कि जो नेशनल हेरल्ड है उसका गठन कब हुआ था, क्यों हुआ था, वो कंपनी कैसी थी, उसका उद्देश्य क्या था, उसमें किसकी शेयर होल्डिंग थी और कैसे कैसे नेशनल हेरल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज, तीन अखबार उस कंपनी से निकलते थे, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड। तो कैसे वो कंपनी फिर इतनी खराब स्थिति में पहुंच गई कि अखबार बंद होने लगे, घाटे हो गए, तो और उसको पुनर्जीवित करने की जरूरत पड़ी। सबसे पहले तो दरअसल इसकी स्थापना 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने की थी और जवाहरलाल नेहरू ने जो इसकी स्थापना की थी 1938 में, उसकी वजह यह थी कि उससे वो एक अखबार शुरू करना था जो अखबार इन लोगों का पर्सपेक्टिव, इन लोगों का पक्ष और देश में खासतौर पे नॉर्थ इंडिया में एक लोगों के बीच एक अवेयरनेस का काम कर सके और जिन वैल्यूज के लिए स्वतंत्रता संग्राम था, जिन वैल्यूज के साथ था, उन वैल्यूज को लोगों के बीच इनकलकेट कर सके। तो इसमें जो शुरू में जो लोग थे, जवाहरलाल नेहरू थे और कांग्रेस के ढेर सारे नेता, करीब 5000 शेयर होल्डर्स थे इसके, और इन लोगों ने अपने अपने पैसे लगाए थे और ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। इसमें एग्जैक्टली कौन कौन था उनके नाम तो उपलब्ध नहीं हो पाए। मैंने बहुत तलाशा, हर जगह यह आ रहा है कि इनका सटीक रिकॉर्ड सार्वजनिक नहीं, उपलब्ध नहीं है सार्वजनिक रूप से। लेकिन जो नाम सामने आए उसमें पुरुषोत्तम दास टंडन थे, आचार्य कृपलानी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, आचार्य नरेंद्र देव थे। ऐसे ढेर सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम इसके शेयर होल्डर्स में थे। अब ये कंपनी शुरू हुई तो इसमें तीन अखबार धीरे धीरे करके हुए। एक अंग्रेजी का अखबार नेशनल हेरल्ड, और दूसरा अखबार हुआ आपका नवजीवन जो हिंदी का अखबार था, और एक समय में हिंदी में नवजीवन बहुत अच्छा खासा चलने वाला अखबार हुआ करता था, और एक उर्दू का अखबार कौमी आवाज। कौमी आवाज भी एक बहुत प्रतिष्ठित अखबार बन गया था और जिसकी एक एक जगह पत्रकारिता में मानी जाती रही है। लेकिन दरअसल एक तो जवाहरलाल नेहरू जब थे तब तक चीजें ठीक चली, उस समय फिरोज गांधी इसके चेयरपर्सन हुआ करते थे, और ये वो उस तरह का अखबार था जो इसके संपादक नेशनल हेरल्ड के थे चेलापति राव। वो ऐसे लोग थे जो नेहरू की बात भी नहीं सुनते थे। इस तरह के एडिटर्स थे जो नेहरू की बात भी नहीं सुनते थे, और वो अपने हिसाब से जिन वैल्यूज के लिए, जिस आइडियोलॉजी को, जिन चीजों को प्रोपोगेट करने और जिसकी बात करनी थी। और दरअसल आज के अगर टर्म्स से बात करें तो न्याय और समानता, आजादी, सेकुलरिज्म, सर्वधर्म समभाव, इस तरह की वैल्यूज को लेकर के ये अखबार चलते थे। इंदिरा गांधी के समय में दरअसल जब देश में विपक्षी दल थोड़ा मजबूत होना शुरू हुए 1967 के आसपास,
और उसके बाद इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई, इमरजेंसी के समय माहौल बिल्कुल अलग तरह का हो गया और उस समय इस अखबार में गिरावट आनी शुरू हुई, इस ग्रुप में गिरावट आनी शुरू हुई और वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कांग्रेस जैसे जैसे डिक्लाइन होती गई वैसे वैसे नेशनल हेराल्ड, नवजीवन, कौमी आवाज ये खत्म होते रहे। मैंने दरअसल देखा है लखनऊ में ये कौमी आवाज भी निकलता था, नवजीवन भी निकलता था, नेशनल हेराल्ड भी निकलता था और एक बड़ी बिल्डिंग है उनके पास, उसके किराए से उनका काम चलता था। लोगों की सैलरीज 90s में स्थिति ये हो गई थी कि पत्रकारों और गैर पत्रकारी जो कर्मचारी थे उनकी सैलरीज मिलने में दिक्कत होने लगी थी, दिक्कत होती थी। कौमी आवाज बेहतर चलता था, कौमी आवाज के पत्रकारों की स्थिति बेहतर रहा करती थी। तो एक तो ये बैकग्राउंड है। बाद में जब 2004 में फिर से कांग्रेस पार्टी सत्ता में लौटी और सोनिया गांधी जब सत्ता के केंद्र में आई, पॉलिटिक्स के केंद्र में आई, तो इस पर सोचना शुरू किया गया कि कैसे इस अखबार को फिर से रिवाइव किया जाए। दरअसल जो 70s और 60s 80s इस दौरान इस अखबार के पास हमेशा फाइनेंशियल क्राइसिस रही और ये कांग्रेस पार्टी ने इसको जब तक कुछ पैसे देकर के उस क्राइसिस से उबारा। 2010 तक जो एजेएल जो कंपनी थी, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, इस पर 90.25 करोड़ रुपए का कर्ज कांग्रेस पार्टी का चढ़ चुका था। अब यहीं से जो आरोप है वो भी यहीं से शुरू होते हैं। इसके बाद से 2011 में ये प्लान किया गया कि एक नई कंपनी बनाई गई, यंग इंडिया लिमिटेड और यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड, और यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड ये जो कंपनी थी ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी थी, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बनी और इसने जो कांग्रेस का 90.25 करोड़ रुपए का कर्ज था, ये कर्ज एक तरह से इस कर्ज को खरीदा। कांग्रेस पार्टी ने इस कर्ज को 50 लाख रुपए में बेच दिया कि भैया चलो 50 लाख रुपए ही मिले। लेकिन ये एक टेक्निकल मामला है। मामला ये था कि जिसमें ये नेशनल हेराल्ड जो है या एजेएल जो कंपनी है ये कर्ज मुक्त हो सके और ये फिर आगे अपने हिसाब से इन अखबारों और इनको चलाने का काम शुरू कर सके। आप देखते होंगे बाद में वेबसाइट शुरू हुई, वीकली अखबार शुरू हुआ, सब इसी तरह से शुरू हुए। तो उसमें जो उसने ये हासिल कर लिया, तो अब जो 90-90 करोड़ का कर्ज था, इस कर्ज के एवज में इस जो कहा जा रहा है कर्ज माफ कर दिया, कर्ज माफ नहीं किया। इस कर्ज के एवज में यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड ने एजेएल के 99% शेयर्स ले लिए और जो यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड था इसमें जो शेयर होल्डिंग है वो सोनिया गांधी की 38%, राहुल गांधी की 38%, मोतीलाल वोरा की 12%, ऑस्कर फर्नांडीज की 12%, तो 12-12-24 ये हो गया और 38-38-76 24 लगभग, और थोड़ी बहुत ये 12 मतलब इसमें कुछ पॉइंट्स कम है। सुमन दुबे और सैम पित्रोदा की भी इसमें हिस्सेदारी है इस कंपनी में। तो अब जो चीजें सामने आई उसमें क्या हुआ कि एजेएल जो था, इस लेन देन के बाद हुआ क्या कि एजेएल के जो मूल शेयर होल्डर्स थे उनका प्रभावी नियंत्रण उस पर खत्म हो गया, मतलब इस कंपनी पर, और ये आ गई वाईआईएल के नियंत्रण में आ गई। और वाईआईएल के नियंत्रण में आने का मतलब ये जो 5-6 लोग जो मैं बता रहा हूं जिनकी हिस्सेदारी वाईआईएल में है, इनके नियंत्रण में आ गई। अब यहां से चूंकि ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी थी, तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के होने की वजह से इसे इनकम टैक्स और दूसरी चीजों में जो है वो मिलता था, मिलने लगा, सहूलियत मिलने लगी, रियायत मिलने लगी। तो रियायत जब मिलने लगी तो इसकी ये इसलिए भी रखा गया था, इसी वजह से शायद किया गया था कि ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी रहेगी तो इससे कुछ रियायतें मिलेंगी, इससे इन अखबारों को चलाने में आसानी रहेगी।
तो एक तरह से कांग्रेस पार्टी का ये अखबार पहले से था, कांग्रेस के लोगों का अखबार था। कांग्रेस पार्टी के उस समय के जो सीनियर लोग थे जिन्होंने इसके रिवाइवल का प्लान बनाया, और उन्होंने एक टेक्निकल तरह से इस कंपनी को कर्ज से उबारने के लिए यंग इंडियन लिमिटेड में जो है वो डेट इक्विटी, जो डेट को इक्विटी में चेंज किया, और इस तरह से ये लोग हिस्सेदार बन गए, यंग इंडियन लिमिटेड के लोग। और यंग इंडियन लिमिटेड जो है इसका जो काम था, ये नेहरूवादी गांधीवादी विचारधारा को बढ़ावा देने, और ये जो ऐतिहासिक प्रकाशन है खासतौर पे नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज, इनको पुनर्जीवित करने का काम इसके जिम्मे हुआ। और वो बाद में आपने देखा होगा मृणाल पांडे उससे जुड़ी, और भी कई लोग बड़े जर्नलिस्ट उससे जुड़े, और अभी भी वो निकल रहा है, बहुत सारे लोग उससे जुड़े हुए हैं। अखबार निकलता है, वीकली अखबार निकलता है, वेबसाइट है उनकी, और डिजिटल फॉर्म में भी उपलब्ध रहता है। लेकिन वो प्रिंटेड बड़े डेली न्यूज़पेपर के तौर पर अभी तक निकल पाने की स्थिति उस कंपनी की नहीं हो पाई। हुआ यूं कि जब ये सब चीजें हुई, उसी समय सुब्रमण्यम स्वामी ने 2011 में सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि ये जो वाईआईएल है, यंग इंडियन लिमिटेड है, ये इसका गठन मतलब इसको बनाया ही धोखाधड़ी के लिए गया है, जिससे कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की संपत्तियों को कम कीमत पर हासिल कर लिया जाए। और इसमें किया यह गया है जो एजेएल के मूल शेयर होल्डर्स यानी स्वतंत्रता सेनानियों के वंशज, उनके हितों को नजरअंदाज किया जा सके, तो इसलिए नई कंपनी में इसे ट्रांसफर कर दिया गया। ये सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप था। सुब्रमण्यम स्वामी इसी को लेकर के सामने आए, और जिसके बाद ईडी की जांच शुरू हुई। ईडी ने 2023 में करीब 751.9 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों को कुर्क किया, जो कल खबर आई। एक तो ये कहानी इसकी है, मोटे तौर पर इस तरह की कहानी है। अब सवाल ये उठता है कि यहां गड़बड़ क्या हुआ, क्या कुछ गड़बड़ है भी, या सिर्फ ये कहानी ही बना दी गई है और एक पूरा नैरेटिव खड़ा कर दिया गया है कि ये बहुत बड़ा गड़बड़ और ये लोग करोड़ों रुपए की संपत्ति हड़प लेना चाहते हैं। इसमें हुआ ये कि जो आरोप लगे उसके बाद जिस तरह से ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया, आईटी डिपार्टमेंट ने राहुल गांधी के खिलाफ 154 करोड़ की टैक्स डिमांड निकाल दी। 2022 की बात है, आपको याद होगा, ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से घंटों पूछताछ की, लेकिन कोर्ट में अभी तक किसी को दोषी नहीं ठहराया गया है, नहीं जा सका है, न चार्जशीट दायर हुई है। तो ये जो इसमें एक और चीज है, जो ये कहा जा रहा है कि इन लोगों को फायदा मिलेगा जो शेयर होल्डर्स है, तो मैं आपको बता दूं कि यंग इंडियन लिमिटेड जो कंपनी बनी, चूंकि वो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, इसका मतलब सेक्शन 25 कंपनी है। सेक्शन 25 कंपनी का मतलब ये हुआ कि इसके जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो लाभांश डिविडेंड नहीं ले सकते हैं। कंपनी अगर प्रॉफिट में आती है तो प्रॉफिट में हिस्सा नहीं किसी का हो सकता है। इस हिसाब से तो ये गांधी परिवार को या जो और भी लोग जुड़े हुए हैं उनको इस कंपनी से कोई भी आर्थिक लाभ तब तक नहीं मिल सकता जब तक कंपनी को बंद न कर दिया जाए, लिक्विडेट कर दिया जाए। अब जब ये तर्क दिया जाता है तब बहुत सारे लोग और मीडिया ये कहता है, या जो लोग कहते हैं कि भाई गांधी परिवार ने यहाँ पर घपला किया है या घपले की मकसद से काम किया गया है। उनका कहना है कि ठीक है, ये सब मान लेते हैं आपकी बात, टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन इनडायरेक्ट कंट्रोल तो हो जाएगा। तो इनडायरेक्ट कंट्रोल क्या, डायरेक्ट कंट्रोल एजेएल पर भी गांधी फैमिली का था। यह कहना कि एजेएल पर गांधी फैमिली का कंट्रोल नहीं था और यंग इंडियन लिमिटेड से हो जाएगा, यह अपने में बड़ा हास्यास्पद है। दरअसल हुआ ये कि जैसे जैसे कंपनी लॉज बदलते गए, बहुत सारी चीजें तो रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ती गई। अब एजेएल का जो स्ट्रक्चर था, उस स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीजें ऐसी थी
जिनके जरिए ऑपरेट करना थोड़ा मुश्किल काम होता था। तो ये तय किया गया कि जो नई कंपनी है नॉट फॉर प्रॉफिट बनेगी और उस कंपनी के जरिए एक तो जो कर्ज था उस कर्ज से इसको मुक्त किया जाए। तो कर्ज से मुक्त करने का तरीका यह निकाला गया कि 50 लाख में उस कंपनी ने ये कर्ज खरीद लिया कि हम उगा लेंगे इसे। तो ये कर्ज माफ नहीं हुआ, पहली बात, ये कर्ज खरीद लिया। और कांग्रेस जो कर्ज टेक्निकली दे रही थी लेकिन वो इसको सपोर्ट था, तो इस हिसाब से टोकन अमाउंट में उस कर्ज को ट्रांसफर कर दिया गया और उस कर्ज के बदले उस कर्ज को कंपनी को कर्ज मुक्त बनाने के लिए एजेएल का कर्ज खत्म करने के लिए एजेएल है, एजेएल के 99% शेयर जो है वो इस डेट के बदले खरीद लिए गए। मतलब डेट आपका खत्म हो जाएगा, एक तरह से डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया गया। ये टेक्निकल इशू है। अब इसको लेकर के पूरा किस्सा चल रहा है कि गांधी परिवार ने ऐसा कर दिया, गांधी परिवार ने ऐसा कर दिया। 3-4 सवाल खड़े होते हैं, उन सवालों पर बात की ही जानी चाहिए। वो सवाल दरअसल जो खड़े होते हैं वो सवाल ये हैं, उनकी अगर हम बात करें तो वो सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या संपत्ति यंग इंडियन के जरिए गांधी परिवार के कब्जे में आ गई है या सिर्फ एक ऐसी स्ट्रक्चरिंग थी जो कई कंपनियों में होती है, डेट रिस्ट्रक्चरिंग थी, शेयर स्वैप था, बिजनेस ट्रांसफर था, इस तरह की चीज थी। और यंग इंडियन चूंकि सेक्शन 25 कंपनी है तो इसमें किसी शेयर होल्डर को लाभ में कोई भी हिस्सेदारी नहीं मिल सकती। पहली बात तो कंपनी लाभ में नहीं है और अगर लाभ में आ भी जाए तो उसमें किसी को हिस्सेदारी नहीं मिल सकती। इसका मतलब यह हुआ कि गांधी परिवार को प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक लाभ मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ, वो अगर चाहें कि कंपनी को बंद कर देंगे, सारे शेयर होल्डर्स बैठे, उन्होंने कंपनी को बंद कर दिया, फिर उससे जो चीजें आएंगी, जो पैसा आएगा, जो चीजें आएंगी, जो उसको बंद करने से, लिक्विडेट करने से, उसमें सबको हिस्सा मिल जाएगा उनकी इक्विटी के हिसाब से। लेकिन ऐसी कोई चीज सामने दिखाई नहीं देती है कि इस मकसद से उन्होंने किया है। अब जो ये केस दर्ज है इसमें अभी तक बहुत ज्यादा आगे कुछ बढ़ा नहीं। सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि एजेएल की संपत्तियां गांधी परिवार ने हड़प ली हैं। इनका कहना है कि 2000 करोड़ की संपत्तियां हैं इसकी और 2000 करोड़ की संपत्तियों को कब्जा करने के लिए गांधी परिवार ने ये जो खेल किया है इस वजह से किया है। तो अब वो सवाल ये है कि भाई गांधी परिवार अगर ये खेल नहीं भी करता, उन संपत्तियों की ही बात थी, तो क्या एजेएल के रहते हुए चीज नहीं हो सकती थी? ये सवाल है। सवाल ये है कि घोटाले का आरोप जब गंभीर, अगर इतना गंभीर आरोप है तो अब तक कोई चीजें सिद्ध क्यों नहीं हुई? क्यों ईडी और ये लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? एक अगर जैसे जिस तरह से इसे प्रस्तुत किया जाता है उस तरह से अगर आप देखें तो आपको लगे, संदेह आपको भी होने लगेगा कुछ घपला है इसमें। लेकिन अगर बारीकियों को देखें, जिस तरह से कंपनी लॉ और जो पूरा वो काम करता है उनकी निगाह से अगर देखें तो इसमें कहीं कोई ऐसी गड़बड़ नहीं है। ये टेक्निकल चीजें हैं, ये रिस्ट्रक्चरिंग है, ये एक घाटे वाली कंपनी को घाटे से, जो बहुत सारे जो आपकी बिजनेस फैमिलीज हैं उनमें देखिए, वो इलीगल नहीं है कहीं से कि भाई हमारी एक कंपनी है, दूसरी कंपनी है, तीसरी कंपनी है, एक कंपनी घाटे में चल रही है, उस पर कुछ ऐसी चीजें हो गई हैं जिसकी वजह से उसको चलाना मुश्किल हो रहा है, हम उसे नहीं उस तरह से चलाना चाहते हैं, तो उसको रिस्ट्रक्चर करके, उसकी इक्विटी बेच करके, उसका जो लोन है उसको कोई खरीद ले, उसे इक्विटी बना दे, इस तरह से चीजों को आगे बढ़ाया जाता है। आप अभी बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउसेज हैं जिनमें आप इस तरह के चीजें देख सकते हैं। अगर जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं उनमें इस तरह की चीजें आप देख सकते हैं। पिछले दिनों एक बड़े कॉर्पोरेट हाउस का बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, उनमें अगर चीजों को आप देखें तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन पर सवालिया निशान नहीं लगा, लेकिन यहां लग रहा है। ऐसा क्यों है?
जो वहां घपले वाली चीजें हैं उन पर चीजें हैं कि भाई आपने यहाँ बेईमानी की है, यहाँ चीजें छुपाई हैं। यहाँ कोई चीज छुपाई नहीं गई, यहाँ कुछ भी लीगल नहीं किया गया। यहाँ सिर्फ सुब्रमण्यम स्वामी का नोशन है कि गांधी परिवार, या उनका आरोप है, उनका मानना है कि गांधी परिवार इसका बेजा फायदा उठाना चाहता है, इस वजह से उसने ये जो शिफ्टिंग की है, एजेएल को जो यंग इंडियन लिमिटेड के अंडर ला दिया है, और जो 50 लाख में उन्होंने 90 करोड़ की लोन बेच दिया। ये देखने में बड़ी अच्छी बात लगती, लेकिन आप उस तरह से इसको जो मैं पहले भी कह रहा था, इस हिसाब से सोचिए कि ये जो कांग्रेस पार्टी के नेता नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और ये चलाते थे, और इस तरह से चलाते थे। आप इसमें एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, जैसा मैंने पहले बताया कि इसके जो संपादक थे वो नेहरू, जो इसमें सबसे बड़ा शेयर होल्डर था, जिन्होंने इसे स्थापित किया था, नेहरू तक की बात नहीं सुनते थे। इतनी स्वतंत्रता इस अखबार में थी। आज की स्थिति में जो लोग ये लगा रहे हैं और जो सरकार ये बात कह रही है, वो उन लोगों ने मीडिया को क्या बना के रखा है, आप खुद ही सोचिए। ये सवाल है जिस पर सोचना चाहिए। और इसी तरह से अगर और भी चीजों को इसमें आप देखेंगे तो भावनाओं पे मत जाइए। आप ये जानने की कोशिश करिए कि इसके पीछे का मामला क्या है और कानूनी पेचीदगियां क्या है। कानूनी पेचीदगियों का क्या फायदा लेने की कोशिश की गई है, या कानूनी पेचीदगियों के चलते ये फायदा लेने की कोशिश की गई है, जो कंपनी डेट में फंसी हुई है उसको मुक्त करके और उसे चलने फिरने लायक बना दिया जाए, जिससे कि जो उसके पब्लिकेशन है वो रिवाइव हो सके। अगर ये उद्देश्य है, जो फौरी तौर पर यही दिखाई देता है, अगर ये उद्देश्य है तो गड़बड़ क्या है? गड़बड़ सिर्फ ये है कि नेशनल हेराल्ड अगर खड़ा हो जाएगा, नेशनल हेराल्ड अगर खड़ा हो जाएगा कांग्रेस के नेताओं के स्वामित्व वाली कंपनी के स्वामित्व में है, तो वो मौजूदा सरकार और मौजूदा जिस तरह से मीडिया पर जो कब्जे हैं वो कब्जे नहीं रहे, उस पर कब्जा नहीं हो पाएगा। और डिजिटल का जमाना है, नेशनल हेराल्ड की वेबसाइट आप देखिए तो उससे दिक्कत तो होगी, उससे दिक्कत तो होगी, क्योंकि ऐसे बहुत कम मीडिया हाउसेज हैं या मीडिया वो हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर थोड़ा अनबायस नहीं, इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस दिखाई देती है। उनमें एक हद तक नेशनल हेराल्ड भी है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नेशनल हेराल्ड कांग्रेस का पक्ष नहीं लेता है। ये उस समय का नेशनल हेराल्ड नहीं है, नेहरू के समय का 60s और 50s का, जब उसके एडिटर नेहरू की भी बात नहीं सुनते थे। ये इस समय का है, जो समय ही अपने में बदला हुआ है। लेकिन ऐसे समय में अगर एक अल्टरनेटिव आवाज खड़ी होगी, और आप इसको इस तरह से अंदाजा लगाइए कि उससे डर क्यों है। डर इसलिए है जैसे कांग्रेस इस समय रिवाइव कर रही है। जिले में 802 जिला अध्यक्ष आए, 802 जिला अध्यक्ष जिनके साथ बैठक की राहुल गांधी और खड़गे ने, अगर ये जिला अध्यक्ष अपने यहाँ कमेटी बनाएंगे, ब्लॉक की कमेटी बना देंगे, अगर मान लीजिए हर जिले में 100 लोग ऐसे खड़े हो गए, तो ये 800 और 100 लोग, ये कितने हो गए? ये 80,000 हो गए। 80,000 लोगों तक अगर देश में वो लोग अगर नेशनल हेराल्ड की वेबसाइट और नेशनल हेराल्ड अखबार को लेने लगे, उसे फॉलो करने लगे, और उसमें जब वो लोग लेंगे तो और बाकी जगहों पे चीजें पहुंचेंगी। जो डर है वो डर इस तरह का है कि ये कंपनी अगर खड़ी हुई तो एक अल्टरनेट मीडिया, जिसके पास जो एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में होगा, और वो अपने नेटवर्क के जरिए एक तरह से नैरेटिव खड़े करने, लोगों को अवेयर करने, लोगों को एम्पावर करने, लोगों तक सूचना पहुंचाने, जिस पर अभी पूरी तरह से रोक लगी। गवर्नमेंट जो चाहती है वो सूचना जाती, जो नहीं चाहती वो सूचना नहीं जाती। जैसे आज सुबह मैं आपको बता ही रहा था कि जो चौथा खंबा है ये प्रोपेगेंडा खंबा हो गया है।
हमने आपको एग्जांपल्स दिए थे कि अमित शाह ने कहा कि साहब वो यहां पर आके मरा और यहीं पर दफन हुआ। औरंगजेब हारा, हारने के बाद मरा, वो हारा था ही नहीं। जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त कह रहे हैं कि साहब हमारे ईवीएम में कुछ गड़बड़ ही नहीं हो सकता। दरअसल जो तुलसी गबार्ड ने जो बात कही है, वो बात उन्होंने क्यों कही, उसका अमेरिकन एक्सपीरियंस क्या है, ये तो किसी अखबार ने नहीं छापा, लेकिन बड़ा बड़ा छापा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कि साहब हमारे यहां इसमें गड़बड़ नहीं हो। अरे आपके यहां लाल लगे हैं क्या उसमें? ऐसे कौन सी चीजें लगी हुई हैं कि आपके यहां गड़बड़ नहीं हो सकता है? यहां सिर्फ देवता बसते हैं क्या जो गड़बड़ नहीं करेंगे? और देवताओं में भी इंद्र भगवान तो सबसे ज्यादा गड़बड़ करने वाले थे। देवताओं की जो कहानियां हम लोग सुनते हैं उसमें इंद्र भगवान सबसे ज्यादा गड़बड़ करने वाले हैं। हर जगह उनका मामला गड़बड़ी दिखाई देता है। उनका सिंहासन डोलने लगता है तो कुछ ना कुछ साजिश करते हैं। तो ये कहानी है, और इसमें सिर्फ एक एक फॉल्स नैरेटिव पूरे देश में गांधी परिवार को की छवि खराब करने के लिए खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, और समय समय पर इस चीज को ऐसे बढ़ा दिया जाता है, और उसके बाद अखबार सारे कोई इस पर, भाई हमारे जो अखबार हैं, मेरा सवाल है सारे संपादकों से, और ये जो डिजिटल मीडिया के अलावा जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उनके संपादकों से, वो इस पर क्यों नहीं एक घंटे का प्रोग्राम बनाते हैं, एक पन्ने या एक सीरीज शुरू करते हैं। प्रिंट मीडिया के अखबार संपादक क्यों नहीं शुरू करते हैं कि भाई नेशनल हेराल्ड मामला है क्या एग्जैक्टली, और बाकी चीजों पर एक्सपर्ट को ले आते हैं कि स्टॉक मार्केट गिरा तो एक्सपर्ट क्या कह रहा है, और निर्यात बढ़ गया तो एक्सपर्ट क्या कह रहा है, इनकम टैक्स कम हो गया तो एक्सपर्ट क्या कह रहा है। तो भैया एक कॉर्पोरेट मामलों के जानकार बड़े वकील को बैठाइए, और उस वकील से बात करिए कि ये मामला है क्या। सोनिया गांधी से बात करिए कि किस मंशा के साथ उन्होंने ये सब किया था, उनसे कड़े सवाल करिए तो चीजें सामने आए। राहुल गांधी से पूछिए कि भाई आपके पास 36 या 38% शेयर है, तो आप किस मंशा से आपने ये यंग इंडियन लिमिटेड बनाई थी, क्यों इसमें आप आए, और इसका उद्देश्य क्या है, क्यों लिया गया जेल का, वो क्यों लिया गया। तो वहां से समझिए, वकीलों से समझिए, रिटायर्ड जो जजेज हों जो कॉर्पोरेट अफेयर्स में जबरदस्त दखल रखते हों, उन जजेस से की चीजें बातें सामने लाइए। तो क्योंकि अगर देश की एक जो स्वतंत्रता संग्राम का जो परंपरा है, उस परंपरा का वाहक एक अखबार, उस अखबार को बदनाम करने की कोशिशें चल रही हैं, तो सारे मीडिया को, सारे अखबारों को, सारे इन लोगों को सोचना चाहिए, और ये देखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं उसके पक्ष में खड़े होइए, लेकिन नेशनल हेराल्ड की एक बड़ी स्ट्रांग परंपरा रही है। चेलापति राव जैसे लोग उसके संपादक रहे हैं, और वो मतलब ये ऐसे संपादक रहे हैं जिनका नाम है देश में, जो नेहरू को कुछ नहीं समझते थे। तो उनसे प्रेरणा लीजिए कि आप जो गवर्नमेंट है और इस सबके दबाव में आने की जगह कम से कम जो स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों का वाहक एक अखबार रहा है, एक कंपनी रही है, एक संस्था रही है, उस संस्था को बदनाम किया जा रहा है, तो कम से कम सही में बदनाम किया जा रहा है या सिर्फ प्रोपेगेंडा है। यही इसी उद्देश्य के साथ पूरी स्टोरी छपनी चाहिए संपादकों को। अगर नहीं छापते हैं तो बेईमानी कर रहे हैं। जो भी निकल के आए, मान लीजिए उसमें कोई रिटायर्ड जस्टिस है जो कॉर्पोरेट अफेयर्स का बहुत जबरदस्त ज्ञाता है, वो अगर कहता है कि नहीं नहीं इसमें गड़बड़ है, तो आप लिखिए गड़बड़ है। आप जो वकील हैं वो जो कहते हैं जो कॉर्पोरेट लॉ है उनकी पूरी पड़ताल करिए, और ये भी देखिए कि 2010, 11, 12 जब वो 2008 या 10 जब वो कंपनी बनी यंग इंडियन लिमिटेड, उसके बाद से कितना पैसा गांधी फैमिली को मिला, किन किन संपत्तियों पर उन्होंने कब्जा किया, कौन सी संपत्तियां बेची गई, नहीं बेची गई, क्या हुआ, जो मैनेजमेंट बोर्ड है उस कंपनी का, उस बोर्ड में कौन से लोग हैं, डायरेक्टर्स कौन हैं,
भाई ये तो शेयर होल्डर्स हो गए, इसके अलावा भी लोग होंगे, वो कौन लोग हैं और क्या चल रहा है, कोई ये नहीं बताता है। सब ईडी और आईटी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान और यही सब चीजें छपती हैं। दिस इज नॉट जर्नलिज्म। और खासतौर पे एक ऐसी संस्था के बारे में जो जर्नलिज्म की झंडा बरदार रही है देश में, उस संस्था को लेकर के इस तरह की बात, इस तरह से संदेह का वातावरण बना देना, जबकि मीडिया का काम होना चाहिए जो संदेह का वातावरण बनाया गया है उस संदेह के वातावरण को काटना, साफ करना, कि साफ साफ चीजें दिखाई दे। यह है। तो क्या आपको लगता है, जो मैंने आपको जो बात की, आप भी अपनी रिसर्च करिए, अपने सोर्सेज से पता करिए और हमें भी बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने पैसे बनाने के लिए यंग इंडियन लिमिटेड बनाया, और जो कांग्रेस का जो अखबार था, कांग्रेस के लोगों की शेयर होल्डिंग थी उसमें, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड में, जिसके 3 अखबार हैं, क्या उनको रिवाइव करने की मंशा थी या उनकी संपत्तियों को बेचकर खा जाने की मंशा है? आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद।